चलो, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉस इसमें हम लोग करते गए। देखो अभी तक हम लोगों ने जो निकालना सिखाया ना, दैट इज डिफरेंशियल रेट लॉ। अभी मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ पे देखो। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा है दैट इज डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल का मीनिंग क्या रहता है? एवरेज या इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस, बराबर, एक उस सिंगल पॉइंट पे, ठीक है। बट पूरे रिएक्शन का अगर मुझे रेट चाहिए तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स का मुझे क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा। एंड ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को ऐड करना मतलब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो इंटीग्रेशन गिव्स अस डेटा अबाउट द होल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, पूरे एक्सपेरिमेंट का डेटा देगा। डिफरेंशिएशन अपने को एक इंस्टेंट का डेटा देता है। इतना डिफरेंस समझ में आ रहा है? ओके। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ वन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ये तीन टाइप है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा बट मेन ये तीन टाइप्स है। ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ए गिविंग अस पी, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंशियल रेट लॉ, रेट फॉर दिस रिएक्शन? डिफरेंशियल रेट कैसे निकालते हैं? रेट इज इक्वल टू, हाँ क्या लिखेंगे? माइनस डी ए बाई डी टी। अबे डिफरेंशिएशन करना है ना, तो माइनस डी ए बाई डी टी एंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये पढ़ाया था ना। ओके, एंड रेट लॉ, रेट लॉ क्या रहता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट? रिएक्टेंट। अबे भाई 3 दिन पहले पढ़ाया था। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू एक्स। एक्स की वैल्यू ऑर्डर क्या है? तो रेज टू जीरो। समझ में आ रहा है कुछ? तो रेट इज इक्वल टू के। प्रपोर्शनल निकालने के लिए के डालेंगे ना बे, तो के इंटू वन विच इज के, ये समझ जाओगे। फिर भी चाहिए तो यहाँ पे ऐसे लिख देना ए रेज टू जीरो एंड देयरफॉर रेट इज इक्वल टू के। अबे कौन वापस बन, समझे? तो मुझे बताओ रेट कभी चेंज होने वाला है क्या? तो अगर तुम लोगों को ग्राफ पूछा व्हाट इज द ग्राफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर रेट वर्सेस टेम्परेचर, रेट वर्सेस टाइम, ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर सुनना बे, रेट इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इट विल रिमेन कांस्टेंट, बराबर ना। कांस्टेंट कैसे दिखाएंगे? टू एक्स। तो इनिशियली इधर किधर वैल्यू रहेगी, तो ये एंड तक ऐसे ही रहने वाला है। समझ रहे हो कुछ? ओके, तो ये अपना ग्राफ हो गया। ऐसे ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं जेई में, नीट में बहुत कम आते हैं। अब सो कैन आई से दिस रेट एंड दिस रेट बोथ आर सेम, बिकॉज रेट ही है ना आखिर में, एक डिफरेंशियल है एक रेट लॉ वाला है। तो दोनों को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो कैन आई से माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? बट ये डिफरेंशियल रेट लॉ है। डिफरेंशियल रेट लॉ मतलब पूरे रिएक्शन का, एक पॉइंट का, एक पॉइंट का, बट मुझे पूरे रिएक्शन का रेट लॉ चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोगों को ऐड करने हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बट इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, दो अलग अलग फंक्शन है। देख इंटीग्रेशन में तुम लोग डीएक्स बाय एक्स कर सकते हो क्या? कर सकते हैं, क्योंकि एक्स और एक्स दोनों सेम फंक्शन है ना पे। यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है, कौन से? एक है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा है टाइम। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे टाइम पे पहले हम लोग सेपरेशन करते हैं ना फंक्शंस के। समझ में आ रहा है? तो दोनों फंक्शंस को अलग अलग कर लेते हैं। ये टी को उस तरफ लेके जाओ चलेगा, तो अपने को क्या मिलेगा? माइनस डी ए इज इक्वल टू के टी। समझ में आ रहा है? उस माइनस डी टी, सॉरी के डी टी, इस माइनस को भी उस तरफ लेके जाऊंगा तो चलेगा क्या? माइनस के डी टी। ये समझे क्या कुछ? माइनस को उस तरफ लेके गया मतलब माइनस डी टी को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब मुझे बताओ दोनों फंक्शन अलग अलग है ना बे? फंक्शन अगर अलग अलग होंगे इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या? कर सकते हो। ओके, अब जरा इंटीग्रेशन में लिमिट नाम की चीज तुम लोगों ने सुनी होगी, तो समझो बे। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है अपना कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा फंक्शन है इनिशियली टाइम कितना रहता है? जीरो। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन को बोलेंगे ए नॉट, क्या बोलेंगे? अब टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? डिक्रीजेस। तो ये ग्राफ ऐसे कुछ नीचे नीचे आने वाले हैं, कुछ समझ में आ रहा है कुछ? तो लेट्स से कि ये फाइनल टेम्परेचर टाइम जो रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे टाइम टी। समझे कुछ? तो टाइम की लिमिट कहां से कहां पे रहेगी? 0 टू, समझ में आ रहा है कुछ? एंड सिमिलरली इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? ए नॉट, क्योंकि 0 पे था ना बे, तो वैसे इधर क्या बोलेंगे? ए टी। समझ में आ रहा है कुछ?
तो कॉन्सेंट्रेशन की लिमिट कहां से कहां पे है, 0 से 80, समझ में आ रहा है, मतलब ए नॉट से 80, एंड टाइम की लिमिट क्या है, 0 टू, ये समझ में आ रहा है कुछ। तो इतने पार्ट में हम लोग इस लाइन की इंटीग्रेशन देखने वाले हैं ना, मतलब इस लाइन की इक्वेशन देखने वाले हैं, समझ में आ रहा है कुछ, ये पक्का समझा, लिमिट क्यू ऐसे सेट करने वाले। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम ए नॉट टू 80, ये सबको समझा, विच इज इक्वल टू माइनस के, इंटीग्रेट करने की जरूरत है ना, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम, ये समझा क्या कर रहे हैं हम लोग, देख बे हम लोग, सॉरी बेटा जी रुकिए, अभी तक इंटीग्रेट किया नहीं है, नहीं नहीं केमिस्ट्री में भी आता है, प्लस की आ सकते हैं, बट अभी तक इंटीग्रेट किया नहीं है ना, करने के बाद प्लस की आएगा, बट यहाँ पे वो लिमिट अप्लाई करने के बाद प्लस की माइनस की कैंसिल आउट हो गया, वो प्लस की लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिखा दूंगा बाद में कभी, मैथ यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ पे क्या पढ़ा रहा था मैं भूल गया, हाँ तो देखो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स जो है, इधर कोई पॉइंट ले लिया तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स डीए बाई डीटी, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, इंस्टेंट, ये ऐसे हर एक पॉइंट डीए बाई डीटीज है, इन सबको ऐड करना है, मतलब इंटीग्रेट करना है, समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का मीनिंग समझ में आ रहा है सबको, ओके। तो अभी यहाँ पे आता है, वो ग्राफ कुछ काम का नहीं था, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था, वो ग्राफ बाद में बताऊंगा। अब लिमिट्स अप्लाई कर, सॉरी इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए ए, so integration of dA is a, limit extending from a naught to 80, which is equal to minus k, integration of dt t, limit extending from 0 to t, ठीक है, समझ में आ रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सबको पता है, तो कैसे करेंगे, 80 माइनस ए नॉट इज इक्वल टू 80 माइनस 0 माइनस, सॉरी, ठीक है, इस माइनस को इस तरफ लेके आ जाओ, चलेगा, अब माइनस को इस तरफ लेके आ जाऊंगा, तो ये माइनस ये प्लस, समझ में आ रहा है, तो कहना है से KT इज इक्वल टू माइनस KT, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, समझ में आ रहा है, so what is the expression for K, any doubt, ये समझे, this is called as integrated rate law, ठीक है, what is the value of AT after time t, तो AT ढूंढना है ना, मैं क्या करेंगे बोलो, चलो तो रीअरेंज कर दो, तुम लोगों को इक्वेशन मिलेगी, AT इज इक्वल टू, ओके, AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस माइनस है, समझे क्या, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये AT इधर आके प्लस हो जाएगा, ये KT वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, गेटिंग इट, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का मीनिंग समझ में आया क्या कर रहे हैं, ओके, ये वापस हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी करेंगे, ठीक है, उसके बाद nth ऑर्डर के लिए पढ़ाऊंगा, उसके बाद भी नहीं समझ आता तो क्या ही कर सकते हैं, लिखो भाई, सिंपल है, मतलब इसमें कुछ ज्यादा है डिफिकल्ट नहीं है, बोलिए, अब ऐसा लो, बार बार नहीं करनी, तो अच्छा तू ही है क्या इस टाइम, एक नहीं कर लेता, ऐसे अच्छे से बोला करो ना सालों फिर, क्वेश्चन दो, क्या कौन बोला, झूठ, बोलिए, रुको,
हो गया। अब इसमें हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, हाँ। अब हाफ लाइफ का मीनिंग उसके नाम में ही है, आधी जिंदगी, बराबर। तो मतलब रिएक्शन को 50% कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं हाफ लाइफ। समझ में आ रहा है? तो हाफ लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ। ऐसे ही दिखाते, हाँ, एकदम सिंपल, हम लोग ज्यादा सोचते नहीं। ठीक है, तो इसमें लिखो आगे जरा, टी हाफ टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड to decrease concentration of reactant by 50%. Time required to decrease concentration of reactant by 50%. To decrease concentration of reactant by 50% is called as T half. मुझे बताओ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिखते हैं? A नॉट। अब T हाफ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसे बोलेंगे AT। अब AT की वैल्यू क्या होगी? 50% मतलब A नॉट के आधा। ये समझे क्या? देखो, पक्का ना बे? T हाफ पे AT का कॉन्सेंट्रेशन होगा इनिशियल का हाफ ना। अरे वही तो डेफिनेशन है ना, टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन बाय हाफ। पक्का? ओके। अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मतलब ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दूं तो के अपनी जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉग है, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एटी अपॉन टी, बराबर ना। अब मेरे को टी ढूंढना है, टी इज व्हाट? टी हाफ। समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो के इज इक्वल टू ए नॉट। अब टी हाफ पे एटी कितना होता है? ए नॉट बाई टू। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अपॉन ये टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? टी हाफ। अगेन समझो, ये अपनी जीरो ऑर्डर रेट लॉ थी, सॉरी इंटरनेट रेट लॉ थी जीरो ऑर्डर की। अपने को ये टी ढूंढना था जो कि टी हाफ पे है। टी हाफ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना बन जाता है? आधा, 50%। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा ए नॉट बाई टू और ये हो गया टी हाफ। अब टी हाफ ढूंढना है तो टी हाफ यहाँ पे आएगा, के यहाँ पे आएगा, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू कितना होगा? ए नॉट बाई टू ही होगा। समझते हो ये सब? तो नाउ वी हैव टी हाफ इज इक्वल टू, हाँ, तो ए नॉट टू बाई टू के। समझे कुछ? So tell me T half is directly proportional to concentration or inversely proportional to concentration? Directly proportional। समझ में आ रही है? तो ये आगे लिख देना, that from this we can say that T half is equal to, T half is directly proportional to concentration, initial concentration है, A naught है वो, A naught is initial concentration। ठीक है, अब तुम लोग लाइफ टाइम ढूंढ लोगे। हाँ ठीक है, तो लाइफ टाइम ढूंढना। अभी लाइफ टाइम की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन टू जीरो, रिएक्शन खत्म करने के लिए। ठीक है, तो और राधा तुझे क्या लगा मैं क्या बोलती हूँ? अच्छा पूरी जिंदगी यही ढूंढते बैठना है। तो रिएक्शन की लाइफ टाइम ढूंढोगे। मुझे बताओ लाइफ टाइम में फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा? जीरो। ठीक है, हाँ, तो पूरी रिएक्शन खत्म होने के बाद एटी की वैल्यू हो जाएगी जीरो। हाँ बस चलो, ये समझा मैंने क्या बोला। तो लाइफ टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन टू जीरो। नहीं मैं डेफिनेशन दिख नहीं, मतलब बोल रहा भी नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ ये क्या इसमें क्या ही लिखा है जो। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन टू जीरो। और तुझे टी ढूंढना है देखो, तो ए नॉट बाई के।
व्हेन टी इज इक्वल टू 0 ए इज इक्वल टू, हाँ अरे वो टाउ है बराबर ए नॉट, ठीक है। व्हेन टी इज इक्वल टू टाउ मतलब लाइफ टाइम, तो ए इज कॉल्ड एज ए टी एंड विच इज इक्वल टू 0 बिकॉज कंप्लीट रिएक्शन हैज अकर्ड। समझ में आ रहा है? वो वैल्यूज पुट कर दोगे खुद से, तुम लोगों को फाइनल एक्सप्रेशन मिलनी चाहिए टाउ इज इक्वल टू ए नॉट बाय की। कोई शक? मैं तुझे क्या ही पूछ कर, अब इधर तक क्लियर ही है? ओके। अब ये सेम एक्सप्रेशन जो है ए नॉट माइनस ए टी बाई टी, ठीक है, इसको और एक मैनर में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझो। बोलिए, लिखो ए गिविंग अस पी, let's say initial concentration when t is equal to 0, initial concentration is small a, number of moles दिए ऐसे assume करते हैं, समझो assumption यहाँ पे ये 0 है। अब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? तो इसको मैं a माइनस एक्स बोल दूं, ये क्या बनेगा? x बनेगा। तो मुझे बता इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था a का? एट टाइम t कितना है? a नॉट माइनस ए टी क्या बनेगा? a माइनस एक्स एट टाइम t ना बे, समझ में आ रहा है? तो दूसरे टाइप की एक्सप्रेशन जो तुम लोगों को बुक्स में मिलती है वो कैसे मिलेगी? देखो मैं k इज इक्वल टू a नॉट माइनस ए टी अपॉन टी। अब यहाँ पे a नॉट कितना दिया है? a माइनस ए टी क्या है? अपॉन टी प्लस एक्स बनेगा, a और a कैंसिल आउट होगा एंड अपने को मिलेगा x बाय वेयर x इज व्हाट? हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p, समझे? तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे टाइम को, तुम लोगों को k डायरेक्ट मिल सकता है, समझे? तो अगर गलती से तुम लोगों को रिएक्ट में कुछ डेटा दिया नहीं रहेगा, प्रोडक्ट का दिया होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है। लिख दो, फिर क्वेश्चन करेंगे। इधर तक किसी कुछ डाउट? ओके। नहीं, एग्जाम में डेफिनेशन भी पूछने वाला है। चलो बाय द वे ये भूलना मत, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के, फर्स्ट नहीं सॉरी जीरो ऑर्डर पढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के, एंड अगर ये तुम लोग देखोगे ये रेट का ही फॉर्मूला है ना भाई, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, समझे? लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि जीरो ऑर्डर के लिए रेट का यूनिट और अपने इसका यूनिट, रेट कांस्टेंट का यूनिट दोनों सेम थे। देख लेना, रेट कांस्टेंट का यूनिट पढ़ाया मैंने, पढ़ा दिया था ना। तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट और रेट का यूनिट दोनों सेम रहता है, तो सारा फॉर्मूला भी सेम रहना चाहिए, एंड सब कुछ सेम है तो सारा दोनों टर्म्स भी सेम ही रहने चाहिए। जो हम लोगों ने एकदम बिगिनिंग में यहाँ पे लिखा था एकदम ऊपर की तरफ देख लो, रेट इज इक्वल टू के, तो फॉर्मूला तो सेम ही आने वाला था, फिर वो टाइम पास कराना था तुम लोगों का। चलो क्वेश्चन, क्योंकि वो डेरिवेशन दिखेगी ना टेक्स्ट बुक में, नहीं तो जरा कॉमन सेंस की बात है ना, उधर से चिपका देता मैं। चलो हाँ बोलो, चलो क्वेश्चन कही है, मतलब तुम लोगों को मतलब इज्जत राशि नहीं आ रही है ना। क्वेश्चन लिखो यहाँ पे, if rate constant of
zero order reaction, zero order reaction is 2 into 10 raised to minus 2 molar per second. Then find the time required, the time required to decrease 1 molar reactant by 40%. ठीक है, पहले समझो। चलो ठीक है, ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन ये है, दो एक हिंट दो जहां पे तुम लोग मिस्टेक करोगे मुझे पता है। समझो, तुम लोग 1 का 40% कितना निकालोगे? 0.4। फिर बाद में तुम लोग ये देखो टी, हाँ सही बोला, तो टी निकालने के लिए तुम लोग करोगे 1 माइनस 0.4 अपॉन के इज व्हाट 2 into 10 raised to minus 2। ये कर लोगे तुम लोग, जो गलत हो जाएगा। हाँ, बिकॉज 80 इज कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी। समझ में आ रहा है क्या? तो 40% डिक्रीज करने के बाद, देखना डिक्रीज 40% कर रहे हैं ना, तो 40% डिक्रीज करने के बाद कितना बचेगा? 0.6। नहीं समझा होगा तो सॉल्व करूंगा तो समझ में आ जाएगा, ये हिंट दे रहा था मैं। तो तुम लोगों को 80 0.6 लेना है, वापस यहाँ पे लिखा के दूंगा तो समझ में आ जाएगा दोनों। ओके, बाकी टाइम आ जाएगा, टाइम कितना आया? ओके, समझो मैं यहाँ पे के बदले में टी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 80 बाई के। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है। के दिया है, ए नॉट कितना दिया है? 1 मोलार। ठीक है, तो दे हैव गिवन ए नॉट इज इक्वल टू 1 मोलार, ए नॉट इज इक्वल टू 1 मोलार। अब हम लोगों को 80 ढूंढना है। 80 इज व्हाट कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी, ये तो लिख के रखना। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कितने परसेंट कम हुआ? 40%। तो 40% कम होने के बाद बचेगा कितना बे? 0.6 मोलार। समझे क्या क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे 1 माइनस 0.6 अपॉन के विच इज 2 into 10 raised to minus 2 which is equal to 0.4 upon 2 into 10 raised to 2। 1 जा 0.2 जा 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 20, यूनिट आएगा सेकंड। समझे कुछ? क्वेश्चन नेक्स्ट। बोलो। हाँ, वो इसलिए तो एक्स वाला फॉर्मूला दिया ना, 40% ये डिक्रीज होगा तो आपको 40% बनेगा, तो एक्स डायरेक्ट लिख के खत्म कर सकते हैं, वो भी चलेगा। क्वेश्चन समझो, बट पढ़ाते वक्त ऐसे एक बार बताना चाहिए, कभी भूल गए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखो, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन इज टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज 20% concentration of a first order reaction is 30 minutes. Find time required to decrease concentration to 45%. क्वेश्चन के वर्ड्स अच्छे से देखना। नहीं, तो 100 में से 20% तो वैसे 45% तक जाने के लिए। वापस 100 में से 45 तक जाने के लिए। अब चलो ठीक है,
डिक्रीज बाय कर दो, टू मत करो, ये वर्ड की वजह से और कंफ्यूजन होगा फिर। मतलब मैंने टू के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बनाया था, मतलब 55% डिक्रीज करना था कि अभी ओके हाँ, बट फिर वो एक्सप्लेन करने में और डिफिकल्टी हो जाती है, इससे बाय ही कर दो। चलो डिक्रीज बाय 45%। देख बाय और टू से बहुत डिफरेंस होता है। बाय 45% मतलब 45% कम करने के लिए कितना, 245% मतलब 55% कम करने के लिए कितना। एक वर्ड पूरा क्वेश्चन का मीनिंग चेंज कर देगा वहां पे एग्जाम में, अच्छे से रीड करना, ठीक है। चलो यहाँ पे भी बाय ही कर लो, किधर इंटीग्रेट कर रहे हैं, रेट लो यूज कर डायरेक्ट। हाँ अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या, नहीं जीरो, कुछ भी कर रहा हूँ मैं। देखो भाई ये यहाँ पे ऐसे करना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अबे जीरो ही पढ़ाया ना अभी तक, फर्स्ट कहाँ पे पढ़ाया है मैंने, सॉरी 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 सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर अभी तक पढ़ाना बाकी है, क्वेश्चन कैसे लूंगा ना, इसलिए इंटीग्रेट, वो बेचारे इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर दे, फॉर्मूला डिराइव कर रहा है फटफट। इतना ज्यादा, अच्छा सेकंड्स में कन्वर्ट किया तूने। तो यहाँ पे देखो ऐसे ये क्वेश्चन बहुत इजी है, पहले मैं सिंपल मेथड से बता रहा हूँ। 20% के लिए लगे 30 मिनट, 45% के लिए लगेंगे 30 × 45/20। ये किया ओके। यूनिटरी मेथड कैन बी यूज ओनली फॉर, हाँ जीरो ऑर्डर है, ये याद रखना एग्जाम में, यूनिटरी मेथड अगर अप्लाई करो तो सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए करना, इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर जब करेंगे तब अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। वो क्यों नहीं होगा वो उसके फॉर्मूला से ही पता चल जाएगा। तो इससे तुम लोगों का आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। बट अगर तुम लोगों को फॉर्मूला बेस्ड आंसर निकालना रहता तो फॉर्मूला बेस्ड आंसर कैसे आता, फॉर्मूला से आंसर अगर निकालना रहता पहले हम लोग निकालते के, समझ रहे हो। अब तुम लोगों को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है क्या, नहीं दिया है, तो ऐसे टाइम पे हमेशा परसेंटेज में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना लोगे, 100, समझ में आ रहा है कुछ। अब 100 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो मुझे बता आफ्टर टाइम टी कितना लोगे, आफ्टर टाइम टी 100 माइनस, अरे इनिशियल 20 था ना, अरे उससे के नहीं, तो 100 - 20 विच इज इक्वल टू 80, समझे कुछ। एंड फिर इसके बाद तुम लोगों का टी कितना था, 30 मिनट्स, समझे कुछ। तो तुम लोगों को पहले के मिलेगा, के क्या आएगा, 100 - 80/30, तो 100 - 80/30 विच इज इक्वल टू 20/30 या फिर 2/3, ये इतना क्लियर है। फिर ये के की वैल्यू यूज करके यहाँ पे यूनिट डिफाइन नहीं कर सकते कि कॉन्सेंट्रेशन कितना था, वो अपने को पता नहीं था, तो हम लोग 100 सिर्फ ले रहे हैं, तो यूनिट नहीं आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब 100 है, अब कॉन्सेंट्रेशन कितना करना है, कितने से डिक्रीज करना है, 45, तो क्या होगा 80 क्या होगा, 100 - 45 विच इज इक्वल टू 55, समझ में आ रहा है कुछ। एंड के की वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं, तो अभी अपने को टी निकालना है, टी इज व्हाट, टी इज A0 - 80/के, समझे कुछ। A0 कितना है, 100 - 55/20/30, ये ऊपर लेके जाओ तो तुम लोगों को मिलेगा 45 × 30/20, सेम वाली आ रही है क्या यहाँ पे यूनिटरी मेथड से और नीचे, तो आंसर सेम ही आने वाला है, समझ में आ रहा है। वन लेके भी कर सकते हो, वन लोगे तो तुम लोगों को पॉइंट्स में आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ नहीं, बट आंसर सेम रहेगा, ये समझे कुछ, पक्का। तो देख बे, यूनिटरी मेथड जो है इट इज यूज ओनली फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, डाउट, जीरो ऑर्डर के लिए हमेशा कभी भी, ठीक है ओके। तो चलो आगे बढ़े, बोलो। अब तुम लोगों को एक ग्राफ ड्रॉ करना है बे, पहले मुझे बताओ ये ग्राफ कौन से, मतलब तुम लोगों को एग्जाम में ऐसा आ सकता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो
कॉन्सेंट्रेशन इज कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, तो एटी से दिखा सकते हैं या फिर सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन से बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में ऐसे दो ग्राफ सेम ही रहने वाले हैं। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? सॉरी जो जो पढ़ाया ना उसमें से कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे तो इसका ग्राफ आ सकता है? हाँ वापस एक बार देख, सिर्फ इक्वेशन गलत है। नहीं, ए नॉट माइनस के टी। हाँ तो ये इक्वेशन देखोगे, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये इक्वेशन दिख रही है। इसमें तुम लोगों को ए टी दिख रहा है, इसमें तुम लोगों को डी दिख रहा है। तो चलो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। मुझे बताओ ए टी कौन से एक्सिस पे है? वाई। टी कौन से एक्सिस पे है? वो तो के क्या बन गया? स्लोप। एंड ए के ए नॉट क्या बन गया? दिख रहा है क्या? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टी। पक्का? अब मुझे बताओ ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है क्या? ओके, ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव? तो ग्राफ से ऊपर जाना चाहिए कैसे नीचे आना चाहिए? नीचे आना चाहिए। ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम व्हिच पॉइंट? ए नॉट। समझ में आ रहा है? नहीं, कांस्टेंट भी ए नॉट हो गया ना, तो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ए नॉट, कंसंट्रेशन ऐसे नीचे नीचे आएगा। कोई शक? समझे? अगर तुम लोगों को एग्जाम में गलती से बोला टाइम एट दिस कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज, हाँ टी हाफ, इस कंसंट्रेशन पे तुम लोगों का एटी होता है ए नॉट बाई टू, हाफ वे पॉइंट है ना बे। एंड फिर उधर से तुम लोगों ग्राफ में ऐसे मतलब इधर से जाके ऐसे नीचे जाओगे तो तुम लोगों को ये जो पॉइंट मिलेगा वो क्या बोलोगे? टी हाफ। अरे समझ में आ रहा है कुछ? ऐसे कुछ भी उल्टा सुल्टा क्वेश्चन आ सकता है ना, लिख दो ग्राफ। चलो हो गया ये। अब सिमिलरली अगर तुम लोगों को पूछा गया व्हाट इज द ग्राफ फॉर टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, या फिर इट कैन बी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, देख कॉन्सेंट्रेशन एटी ए नॉट कॉन्सेंट्रेशन टर्म दी है। ओके, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? ओके वेरी नाइस। तो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टी, ए नॉट बाई के बराबर ओके टू के। ये समझे? तो ये दिख रहा है तुम लोगों को y, ये दिखा तुम लोगों को x, तो 1/2 के क्या बनेगा? m। समझ में आ रहा है कुछ? तो 1/2 ये सबको समझ में इसे लिखते चलो इसको, कैन आई राइट इट डाउन लाइक दिस 1/2 के इनटू ए नॉट। ठीक है, तो ये बन गया तुम लोगों का x y x, समझे? एंड ये क्या बन जाएगा 1/2 के m, y इज इक्वल टू एम एक्स। स्ट्रेट लाइन और नॉट? पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप? पासेस थ्रू ओरिजिन और नॉट? समझ में आ रहा है कुछ? देख बे, मैं तुम लोगों को सिर्फ ग्राफ ऐसे रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कैसे कौन से इक्वेशन से बनेगा एग्जाम में वो तुम लोगों को कुछ को सोचने आना चाहिए। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ना। ठीक है, तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज 1/2 के। ठीक है, तो तुम लोगों को ऐसे कुछ उल्टी सुल्टी वैल्यूज दे सकते हैं ग्राफ की, मतलब एक्चुअली लेजिट पॉइंट्स दे सकते हैं। एंड फिर बाद में वहां पे तुम लोगों को स्लोप निकालना पड़ सकता है विच इज 1/2 के, और उधर से तुम लोगों को पूछा जा सकता है। ये अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, ग्राफ पे से ऐसे डेटा जब पूछा जाता है बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। ओके, यहाँ पे स्लोप कितना था बाय द वे? माइनस। वेरी नाइस। तो ऐसे भी ये ग्राफ दिया जा सकता है, इसका स्लोप निकालने बोला जा सकता है, एंड फिर उसको प्लस करके तुम लोगों को मिल सकता है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तुम लोगों का यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे ऐसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या एनिवर्सरी? ओके, नहीं नहीं यार, पूरा नहीं यार। रेट के लिए वो ऊपर जो क्वेश्चन थे वैसे वाले क्वेश्चन फैन ऑफ कर दो। चलो, सो सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ
जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल इज H2 plus Cl2, H2 plus Cl2 giving us 2 HCl in presence of H nu। ठीक है, अब यहां पे मुझे बताओ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, जीरो ऑर्डर है ना बे, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, समझ में आ रहा है? रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। मतलब मैं इनिशियली 1 मोल H2 लूं या 50 मोल H2 लूं, रेट चेंज होने वाला है क्या? नहीं। तो रेट किसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है, ये हम लोगों को वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, बट किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो रेट यहाँ पे डिपेंड करता है लाइट के ऊपर। किसके ऊपर? मतलब हाँ, लाइट। ये H मतलब फोटोन ना बे, तो फोटोन के ऊपर। यहाँ पे होता क्या, ये तुम लोगों को ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा, ये रेडिकल मैकेनिज्म रहता है। एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, दोनों के बीच में एक एक बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? अब बॉन्ड जो है ना, वो जब ब्रेक होता है, दो टाइप की ब्रेकिंग होती है, एक रहता है होमोलाइटिक, दूसरा रहता है हेट्रोलाइटिक। समझ में आ रहा है? होमोलाइटिक में 50-50 डिवीजन होता है, हेट्रोलाइटिक में एक को ही सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, वो डिवोर्स के दो टाइप रहते हैं ना बे, जिसमें जायदाद का बंटवारा इक्वली हो जाता है, दोनों को 50-50 मिलता है। ठीक है, हाँ, जो कि वो जेफ बेजोस या फिर वो सब वालों के डिवोर्स की तरह। ठीक है, जिसमें 50-50 बंटवारा हुआ था। फिर आते हैं अपने वो पायरेट ऑफ कैरिबियन वाला, कौन था? पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वाला, अबे जॉनी डेप। तो दूसरा डिवोर्स होता है जॉनी डेप वाला, जिसमें औरत को कुछ नहीं मिलता, सब उसके पास ही रह जाता। क्या हकीम वाला? हाँ, जिसमें उसको सब मिल गया था ना, उसकी बीवी को कुछ नहीं मिला ना। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे जब फोटोन गिरता है ना, तो ये बॉन्ड ऐसे बीच में से ब्रेक होता है, 50-50 डिवीजन। ये एक इसको इलेक्ट्रॉन, ये एक इसको इलेक्ट्रॉन, समझा? मतलब समझदार लोग हैं ये। एंड यहाँ पे तुम लोगों को फिर बाद में दोनों क्लोरीन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है। जब ऐसे चीजों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है ना, उसे बोलते हैं रेडिकल। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर बाद में ये बेचारे मतलब टूट गए ना बे, तो ये दूसरे किसी को ढूंढता है, वो दूसरा कौन इसको मिलता है? हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? ऐसे ही होता है साला। तो फिर बाद में ये जाके हाइड्रोजन को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कार्बन को ढूंढेंगे। इतना ही होता है साला, और कुछ नहीं रहता, सब सब नाटक है, सब नाटक है। ठीक है, तो बाद में ये जाता है और हाइड्रोजन को पकड़ता है, HCl बन गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, अब मुझे बताओ यहाँ पे इस क्लोरीन से कुछ मतलब था क्या? नहीं, मतलब था इस लाइट से। लाइट अगर हम लोग छोटे से होल में से पास करेंगे, लाइट कम जा रही है ना, तो ब्रेकिंग स्लो होगी। अगर लाइट भर भर के भेजेंगे तो फास्ट होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझ रहे हो? लिख दो, सॉरी, लाइट ही फोटोन रहता है ना। हाँ हाँ हाँ, बोल सकते हो, क्यों नहीं? तो अब सिमिलरली और एक रिएक्शन देखो। ठीक है, तो बोलो क्या? हाँ, वो ऑर्गेनिक भी पढ़ लेना ना। तुम लोगों को मैंने बाय द वे थर्मोडायनेमिक्स में बताया था, सिंगल बॉन्ड्स में सबसे डिफिकल्ट बॉन्ड अगर कोई है ब्रेक करने के लिए, तो हाइड्रोजन है, जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा रहती है सिंगल बॉन्ड्स में। ठीक है, तो वो रीजन यहाँ पे एक्चुअली कि क्लोरीन का बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है बिकॉज बॉन्ड लेंथ इज लार्ज, तो इट कैन बी ब्रेकन डाउन इजीली। 242 किलो जूल की एनर्जी रहती है ब्रेक करने वाली, उसी बदले हाइड्रोजन की 4 समथिंग 464 आई गेस। ठीक है, तो 2NH3 गैस गिविंग अस N2 gas plus 3H2 gas. This reaction occurs on surface of palladium. Sorry, palladium नहीं, platinum. ठीक है, अब समझो बे, ये तुम लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा, बट जब कभी ऐसे मेटल कैटलिस्ट रहते हैं ऑर्गेनिक में, तुम लोगों को निकल, प्लैटिनम, पalladium ये सब रहता है, लिंडलार्स कैटलिस्ट ऐसे कुछ रहता है। तो यहाँ पे सुनो बे, होता क्या है, हम लोग ऐसे ना प्लैटिनम को गरम गरम करते हैं। ठीक है, फिर बाद में इसके सरफेस पे तुम लोगों का अमोनिया आके चिपकता है। हाँ, इसे बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, ये बाद में कभी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। तो एड्सॉर्प्शन, अब एड्सॉर्प्शन यहाँ पे आके एड्सॉर्ब होने के बाद ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये मॉलिक्यूल ब्रेक होने के बाद ये बनाता है N2 plus 3H3। समझे कुछ?
अब एडजॉर्ब कहाँ पे होता है? मॉलिक्यूल के सरफेस पे होता है, समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे सरफेस पे आके चिपकता है, फिर ब्रेक डाउन होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पे अभी के लिए 2 ही मॉलिक्यूल चिपक पा रहे हैं, समझ लो। अब तुम लोगों ने इसका सरफेस बढ़ा दिया, तो मुझे बताओ 2 के बदले ज्यादा मॉलिक्यूल आएंगे ना बे? सुनो बे, यहाँ पे ये 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं, बाहर हवा में 50 मॉलिक्यूल रहने दो, सरफेस पे तो 2 ही चिपक पा रहे हैं ना। जब सरफेस एरिया बढ़ाऊंगा तो अभी सरफेस पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ पाएंगे, अगर मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे तो स्पीड बढ़ेगी। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? सो इन दिस रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया या सरफेस एरिया ऑफ प्लैटिनम। तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो कौन सी रिएक्शन? जीरो ऑर्डर। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है। अगेन तुम लोगों को एग्जाम्पल कोई पूछने वाला है, कुछ कोई पूछेगा नहीं, बट ये आगे जाकर इधर ना इधर तो काम आएगा ही तुम लोगों को, कि रेट डिपेंड करते हैं सरफेस एरिया के ऊपर, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। चलो हेडिंग डालना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बोलिए, बोलो। अबे जाओगे तुम लोग, सालों तुम रिस्पेक्ट नाम की चीज तुम लोग को हजम ही नहीं हो रही है। बोल। आ रहे ना फर्स्ट ऑर्डर, इसके बाद पढ़ेंगे तो। चलो हाँ हो गया। हाँ पॉइंट नंबर 1, zero order reactions are independent of concentration of reactant. Zero order reactions are independent of concentration of reactants. ठीक है, zero order reactions are independent of concentration of reactants. Point number 2 are independent of concentration of reactant. अरे zero order है ना जो पहला पॉइंट था। Point number 2, concentration in equal time intervals, sorry, in equal time intervals, same concentration of reactant is reacted. In equal time intervals, same concentration of reactant is reacted. इसलिए यूनिटरी मेथड फॉलो कर सकता है। देखो बस समझो, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था 100 मोलर, सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिएक्टेड। अब इनिशियली 100 मोलर था, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई 20 मिनट में 10 मोलर कम हो रहा है, कितना बचा? 90। तो वापस अगले 20 मिनट में कितना होगा? 10 मोलर ही कम होगा, तो कितना बचेगा? 80 मोलर बचेगा। समझ रहे हो? वापस अगर 20 मिनट चले गए तो कितना बचेगा? समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे हाँ 60-50 कंटिन्यूड रहेगा। गेटिंग इट? तो इन इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल कॉन्सेंट्रेशन इज रिएक्टेड। इसका रीजन भी एक है, जब ये लोग इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखना, इट फॉलोज, ठीक है थर्ड पॉइंट, इट फॉलोज एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इट फॉलोज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नीट वालों को ये कुछ काम का नहीं है, जेई वाले याद रखते। अब मैथमेटिकल काम है ना, तो इट फॉलोज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझोगे? हम लोगों का फॉर्मूला क्या था? एटी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी बराबर सॉरी क्या? हाँ कॉमन डिफरेंस के टी होगा सर। ओके इतना मुझे याद नहीं रहता अभी ये सर का। तो अब यहाँ पे समझो दें, व्हेन टी इज इक्वल टू, या फिर ऐसे T1 इज इक्वल टू टी, व्हेन T2 इज इक्वल टू 2T, व्हेन T3 इज इक्वल टू T3। ठीक है, देखना अपने आप एपी फॉलो होगा। AT इज इक्वल टू ए नॉट माइनस सिर्फ KT
फिर बाद में माइनस क्या होगा 2kT, बाद में माइनस, तो भाई वो उसके मल्टीपल्स में जा रहा है ना, तो ये एपी है कि जीपी है, एपी है। समझ में आ रहा है कुछ? चलो लिख दो भाई, समझ में आता है ना इतना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लिख दो। पॉइंट नंबर 4, मतलब चलेगा। ये लास्ट पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करके देना, इसको स्टार बार बना देना यहाँ पे, ठीक है। दैट इज टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इससे अपने को पता क्या चलता है, देखो अगेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेट्स से इट वाज 100 मोलर एंड इन, अच्छा नंबर लेते हैं, 40 मिनट्स it becomes 50 molar, so what is the value of T half? 40 मिनट्स। अरे समझ में आ रहा है ना, 50% डिक्रीज करने के लिए जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं टी हाफ, ठीक है। अब 50 मोलार से 25 मोलार जाने के लिए फिर कितना टाइम लगना चाहिए? 20 मिनट्स, ठीक है। व्हाई? बिकॉज टी हाफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जब इनिशियल 100 थे तो 40 मिनट लगे, बट अभी इनिशियल अगर 50 है तो कितना लगेगा? समझ लो, तो 20 मिनट्स, ठीक है, इतना समझ रहे हो। अब 25 मोलार को 12.5 में कन्वर्ट करने की टाइम लगेगा 10 मिनट, एंड 12.5 को 6.25 में कन्वर्ट करने के लिए 5 मिनट, 3.125 को कन्वर्ट करने के लिए 2.5 मिनट। समझ रहे हो कुछ? क्या 15875, 15875, चलो देखो क्या है, थोड़ी ना वो कैलकुलेट करके देखने वाला है, मैं कोई भी नंबर दे दूं सिर्फ एंडिंग 5 से करूंगा। लिखो क्या, एक्चुअली वो 15625 होना चाहिए, 875 नहीं। मैं बड़े बड़े झूठ बोलने में बहुत माहिर हूँ, वही तो। चलो क्या कर रही है, क्या बड़बड़ कर रही है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब सच है। देखो नेक्स्ट, लेट्स मूव टुवर्ड्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नाउ इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अभी तुम लोगों को ये आंसर्स देना है फटफट। तो A giving us T, what is the differential rate law? Differential rate law minus dA by dt बराबर, okay. What is the rate law? Rate is directly proportional to concentration of A raised to 1 first order, समझे? फिर बाद में इसको अभी रिप्लेस कर देते हैं, तो रेट इज इक्वल टू K इंटू, ये समझे, माइनस क्यों आएगा, ऊपर वाले में माइनस रहता है ना, यहाँ पे थोड़ी ना रहता है, ठीक है। ये इतना क्लियर है। चलो ग्राफ प्लॉट करो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वेरी नाइस। ये देखो भाई तुम लोगों को ये ऐसे ग्राफ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज 0 तो रेट ही नहीं होगा ना, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ये समझा। तो अगर इसको मैथमेटिकली बताने गए तो रेट इज ऑन y एक्सिस, कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन x एक्सिस, तो y इज इक्वल टू mx,
स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी, समझे क्या? ये जेई वालों को ऐसे ग्राफ्स आते हैं, नीट वालों को वैसे तो नहीं आते, बट गलती से अगर पूछा गया तो मैंने तो पढ़ा के रखा है। नेक्स्ट, अगेन तुम लोगों के एग्जाम के लेवल देख के फिर बाद में पढ़ाई करना स्टार्ट करो, पीवाईक्यू सॉल्व किया करो, ठीक है? पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ तक पढ़ना है वो पता रहना इंपॉर्टेंट है। लिख के रखो भाई उनको। अच्छा था, अच्छा था। हाँ हाँ बे, एलन आना चाहिए सर, सही है, बट करेक्ट है। ओके, तो चलो अब इन दोनों को इक्वेट करो, क्या हो जाएगा? दोनों रेट है ना बे, तो कहना है से माइनस डी ए बाई ए इज इक्वल टू के ए, कुछ तो गड़बड़ किया क्या? डी ए बाई डी टी, हाँ मैंने अगली स्टेप कर दी गलती से, ठीक है? अब यहाँ पे अगर तुम लोग नोटिस करोगे वापस वही सेम प्रॉब्लम, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए फंक्शन देखना है, डी ए बाई डी टी दो अलग अलग फंक्शन है ना, एक कॉन्स्टेंट से एक टाइम, तो इसको इधर समझ में आ रहा है? तो नाउ आई विल गेट माइनस डी ए, चलो माइनस को भी उधर लेके जाएंगे पहले जैसे ही, तो डी ए बाई ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, कोई शक? अब इसके बाद हम लोगों को इसको करना है इंटीग्रेट, समझ रहे हो? तो इंटीग्रेट डायरेक्ट यहाँ पे कर दो, तो इंटीग्रेशन लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम ए नॉट टू ए टी, माइनस के को बाहर निकाल दू, लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम 0 टू, चलो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, नेचुरल लॉग एल एन ऑफ एक्स, पता है ना? ये नहीं पता होगा तो लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स, ठीक है? तो रोशन सर ने पढ़ा होगा ये। अब यहाँ पे तुम लोगों को मिलेगा एल एन ऑफ ए लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम ए नॉट टू ए टी, समझे कुछ? विच इज इक्वल टू, माइनस के बाहर आ गया, टी लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम 0 टू टी, अरे ये समझ रहे हो? अब लिमिट सप्लाई करने के लिए इसको ओपन करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कैसे होगा? एल एन ऑफ ए टी माइनस एल एन ऑफ ए नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है? विच इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0 विच इज टी, समझे कुछ? फिर बाद में वो माइनस एन इस तरफ लेके आ जाओ, माइनस एन इस तरफ अगर मैं लेके आ जाऊंगा, देखो पहले, हाँ, तो अपने को मिलेगा एल एन ए नॉट बाई ए टी बराबर, पहले माइनस लिख दे, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ऑफ ए टी इज इक्वल टू के टी, अपने को ये के निकालना है, तो के की इक्वेशन क्या होगी? के इज इक्वल टू 1 बाई टी, समझ में? टी नीचे लाते दिया, लॉग में जब सब्ट्रैक्शन होता है हम लोग क्या करते हैं? एल एन ऑफ ए नॉट बाई ए टी, समझे कुछ? नेचुरल लॉग को अगर मुझे कन्वर्ट करना है नॉर्मल लॉग में तो क्या करूं? वेरी नाइस, तो फाइनल फॉर्मूला बनता है के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए टी। आर यू गेटिंग इट? लिख दो। फिर बाद में एल एन ऑफ ए टी के लिए ऊपर वाली इक्वेशन जरा रीअरेंज करना मेरे लिए, एल एन ऑफ ए टी ढूंढने के लिए ऊपर रिएक्शन रीअरेंज करो, मतलब वो सिर्फ ए नॉट उस तरफ जाएगा ना, ठीक है? फिर बाद में हम लोग ए टी ढूंढेंगे। चलो ये इधर ही साइड में लिखना स्टार्ट करूं, मतलब तुम लोगों को आइडिया रहेगी क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। तो देखो इस इक्वेशन से अपने को ए टी ढूंढना है, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है? तो कैसे हो जाएगा? एल एन ऑफ ए टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए नॉट माइनस के टी, बराबर। इसके ग्राफ थोड़ी देर के बाद प्लॉट करेंगे। अब मुझे सिर्फ ए टी चाहिए, तो लॉग को निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? एंटी लॉग, समझ में आ रहा है? तो देखो भाई तुम लोगों को किसी एग्जाम में मैंने पढ़ाया था, एंटी लॉग ऑफ एक्स इज 10 रेज टू एक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, कब क्या हराम को। एंटी एलन ऑफ एक्स इज ई रेज टू एक्स, ये भी तभी लिखा के दिया था, तभी हम लोग लॉग ऑफ एक्स कर रहे थे, तो इसलिए 10 रेज टू एक्स बार बार 10 रेज टू माइनस पी एच, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, तो एच प्लस अगर निकालना होगा तो 10 रेज टू माइनस पी एच करना है, ऐसे कुछ लिखा के दिया था, ठीक है? तभी ये लिखाया था। तो अब देखो भाई तुम लोग यहाँ पे एंटी लॉग यूज करने वाले हो, एंटी एलन यूज करने वाले हो, एलन को निकालना है ना,
तो एंटी एल तो देखो मैं अच्छे से एकदम प्यार से लिख के दे रहा हूं। तो एंटी एल रितिका ln ऑफ 80 इज इक्वल टू, देखो ऐसे कोई लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को भी पता है, वो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देते हैं हम लोग। ln ऑफ a नॉट माइनस एंटी ln ऑफ kt, या फिर ऐसे लिखूंगा तो चलेगा क्या, देखो प्लस एंटी ln ऑफ माइनस kt, क्योंकि चलेगा ओके। ln एंटी ln कट, ln एंटी ln कट। लॉग में जब एडिशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ रहा है, तो वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब लॉग में जब मल्टीप्लीकेशन, मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, लॉग में मल्टीप्लीकेशन एडिशन करते हैं ना, तो अभी यहाँ पे एडिशन है तो उल्टा जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन देखिए, ये दोनों कट हो गए तो क्या बचा, सिर्फ 80 इज इक्वल टू ए नॉट, समझे, इनटू एंटी ln इज नथिंग बट e रेज टू दैट नंबर, e रेज टू माइनस kt, समझे। चलो हो गया, सॉरी। सही बोला वो। चलो इसको ऐसे लिख देना, हाँ ए नॉट माइनस kt, एंड जब उसको अंदर अप्लाई करने जाएंगे तो अपने को वो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही बोला वो। चलो क्या सीरियसली इतना स्लो लिखते हो? हाँ सॉरी, ये ln था, ln ए नॉट माइनस kt, मतलब एंटी लॉग जब लेंगे तो इसको पूरे को अप्लाई करना पड़ेगा ना डायरेक्ट वैसे, ठीक है। मैथमेटिकली करेक्ट नहीं था, कर सकते थे हाँ। तो e रेस टू ln ऑफ a नॉट, तो वो कैंसिल आउट होगा, एंड लॉग में जब ऐसे प्लस होता है, सॉरी इंडाइसिस में जब ऐसे प्लस होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, वैसे कर सकते थे। ज्यादा प्रॉब्लम है सर, वो 4th पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में फील नहीं आया। अब फील कैसे दिलाऊं? रुक, वो अलग से एक नहीं, वो अलग से एक पॉइंट भी है, टी हाफ हम लोग अलग से भी पढ़ने वाले हैं, तो तभी वापस एक बार करेंगे, आएंगे टी हाफ वापस अलग से पढ़ने वाले। चलो अब यहाँ पे ग्राफ्स देख लो, देखना तो पड़ेगा। तो फर्स्ट सिंपल ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। देखना बे, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी स्क्वायर्ड एज 80, समझ रहे हो? तो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी स्क्वायर्ड एज 80, तो 80 एंड टी, इसकी यही एक इक्वेशन दिख रही है, ये साला y इक्वल टू mx दिख रहा है क्या?
बिल्कुल नहीं दिख रहा है ना। तो अपने सिलेबस में एक तो स्ट्रेट लाइन है या फिर कर्व लाइन है, एकदम सिंपल साला, ठीक है। एंड ये अगर देखोगे एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल ऐसे नीचे आता है, पता है ना वे। सिमिलरली यहाँ पे ये माइनस में है तो ये ऐसे ऊपर जाने वाला एक्सपोनेंशियल है, ऐसे नीचे आने वाला है, नीचे आने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। तो ये ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन का एक्सपोनेंशियल फॉलो करेगा, तो ये ऐसे किसी एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना बोलेंगे, ए नॉट, उधर से ऐसे नीचे जाएगा एंड फिर बाद में ये कभी जीरो को टच करेगा क्या, टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, समझे। चलो दूसरा ग्राफ, दूसरा ग्राफ तुम लोगों को प्लॉट करना है। ln ऑफ 80, ये ln के बदले log भी आ सकता है, ln ऑफ 80 वर्सेस t, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, मुझे दिख रही है उधर ही दिख रही है ना, ग्रीन वाले के ऊपर दिख गई। तो ln ऑफ 80 कहाँ पे, कौन सा एक्सिस पे, y, t कहाँ पे, तो k क्या बन गया, एंड ln ऑफ a नॉट, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव, तो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। तो मुझे बताओ इनिशियली जो पॉइंट लेंगे उसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा पॉइंट है, वेरी नाइस, ln ऑफ a नॉट, समझ रहे हो क्या। फिर बाद में कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होते जाएगा इन अ स्ट्रेट मैनर, समझ में आ रहा है। लॉग और ln का अपने पूरे सिलेबस में ये इकलौता ग्राफ काइनेटिक्स के मतलब चैप्टर में, ठीक है, नहीं तो हाँ नहीं तो बोलोगे गैसीय स्टेट में भी तो कराए थे, तो वो मुझे लगता है ना भाई, ठीक है। तो काइनेटिक्स में इकलौता ग्राफ, तो तुम लोगों को एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स व्हिच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, समझ में आ रहा है। तो लॉग का कोई भी अगर एग्जांपल आ गया तो ग्राफ में, तो वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रहने वाले, याद रखना। जीरो में रहता है ना, तो जीरो में बट लॉग नहीं था ना, डेरिवेशन में ही लॉग नहीं आया था, तो ग्राफ में भी नहीं आएगा, समझ रहे हो। अब ये वाला तुम लोग खुद से ट्राई करना भैया, खुद से बनाने की कोशिश करो। चलो ln ऑफ a नॉट बाय 80 वर्सेस t, देखो करेक्ट बोला। इसके लिए तुम लोगों को ये वाली इक्वेशन काम आएगी, दिख रही है, जिसमें ln ऑफ a नॉट अपॉन 80 भी है एंड t भी है। सिर्फ क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू mx में लेके जाना है ना, तो ये t को इधर लेके आओ और ये k को नीचे लेके आओ, t इज इक्वल टू 1 बाई के ln ऑफ a नॉट बाई 80, क्योंकि y सिर्फ अकेला एक तरफ रहता है ना, y इक्वल टू mx में, तो k इंटू डी कैसे करेगा, अच्छा ओके y वही है, सॉरी 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 माय बैड, हाँ तो kt आएगा वहां पे। तो यहाँ पे उस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, ln ऑफ a नॉट बाय 80 इज इक्वल टू kt, समझ रहे हो क्या। ये क्या बन गया तुम लोगों का y, t क्या बन गया, k क्या बन गया, समझ में आ रहा है कुछ, y इक्वल टू mx बराबर। तो ग्राफ इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन रहने वाले पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, समझे कुछ। यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी है, k, समझे कुछ। तो m इज इक्वल टू k, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी थी, माइनस k, ठीक है। अगर ये वाला ग्राफ रहता तो स्लोप की वैल्यू क्या आती, लॉग ऑफ a नॉट बाई 80, तुम लोगों को समझ में, ऐसे में दुनिया भर के ग्राफ बना के दे सकता हूँ, अलग अलग पॉसिबिलिटीज के, ठीक है। पॉजिटिव रहेगा बट मैं स्लोप पूछ रहा हूँ, स्लोप, हाँ मल्टीप्लाई करेगा कि डिवाइड, और नीचे आएगा डिवाइड होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे तुम लोगों का स्लोप जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, कम होने का रीजन देख, सेकंड वाली इक्वेशन को रीअरेंज करो, लॉग वाली इक्वेशन को, समझ रहे हो। तो ये इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो 2.73 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्लोप जो रहेगा वो k अपॉन 2.303 रहेगा, m इज इक्वल टू k अपॉन 2.303। ये समझा बिना लिखे, मतलब इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है ना, ग्राफ बना लोगे ना एग्जाम में, जेई वालों को काम आएंगे ये, नीट वालों को अच्छे नहीं आते यूजुअली, नहीं यूजुअली आज तक नहीं आया है। हम्म हम्म
देखिए जो ड्रॉ करना था ln ऑफ a0 बाई 80 वर्सेस t। अब ln ऑफ a0 बाई 80 एंड t ये इस इक्वेशन में, तो मैंने इसे t को इस तरफ शिफ्ट कर दिया क्योंकि y इज इक्वल टू mx चाहिए था ना, तो y वाली जो टर्म ये दिस इज आवर y एंड ये हमेशा अकेली रहती है y इज इक्वल टू mx में, तो इसको अकेला रखना है और बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाना है। फिर बाद में y इज इक्वल टू mx प्लस t में उसको रीअरेंज किया, दिस इज y दिस इज x, खत्म। समझे? आगे बढ़े। सो चलो शुरू करो, हाफ लाइफ दूंगा। फर्स्ट ऑर्डर, अरे बाद में पढ़ाया ना, वैसे ही फॉलो करो स्टेप्स और इसको ढूंढो। अपनी इक्वेशन दिख रही है k इज इक्वल टू 1 बाई टी ln ऑफ a0 बाई 80। हाफ लाइफ पे 80 की वैल्यू कितनी? a0 बाई 2। करो रीअरेंज, करेक्ट। ln ऑफ 2 इज 0.6093, सॉरी 0.693, ये डेटा है। ln ऑफ 2 इज 0.693। चलो करो। अपनी इक्वेशन क्या है बे? k इज इक्वल टू 1 बाई t ln ऑफ a0 बाई 80। अब अपने को t हाफ ढूंढना है ना, t हाफ पे 80 की वैल्यू होती है a0 बाई 2, a0 एनोड कैंसिल, 1 अपॉन 1 बाई 2 ऊपर जाएगा 2 बनेगा, ln ऑफ 2 इज 0.693। समझे? समझा? ओके, तो k इज इक्वल टू, अभी 1 बाई टी, को क्या बोलेंगे हम लोग? t हाफ इनटू ln ऑफ a0 अपॉन a0 बाई 2, ये दोनों कट, ऊपर जाएगा 2, ln ऑफ 2 बनेगा। तो अपने को t हाफ की वैल्यू क्या मिलने वाली है? करेक्ट, तो t हाफ इज इक्वल टू ln ऑफ 2 बचेगा, ln ऑफ 2 इज 0.693 अपॉन ये के नीचे लेके आऊं के। समझे कुछ? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन t हाफ is dependent on initial concentration, true or false? initial concentration दिख रहे हैं फॉर्मूला में, तो t half is independent of initial concentration। समझ में आ रहा है? तो इधर देखो भाई, ग्राफ ऑफ t half versus concentration, this concentration is initial concentration, कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, सॉरी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ओरिजिन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो देखना इनिशियली जो भी टी हाफ की वैल्यू कुछ रहेगी, फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स, वो कांस्टेंट रहेगी, 10 मिनट्स ही रहेगी। समझ रहे हो? लिख दो। बोलो। हाँ, लाइफ टाइम अभी इसके बाद करेंगे ना। तो अब इसके बाद लाइफ टाइम निकालना, लाइफ टाइम पे 80 कितना होता है? 0, ठीक है। तो ln infinity is infinity, so infinite time is required। कभी नहीं, प्रैक्टिकली हो जाएगा? नहीं, प्रैक्टिकली भी नहीं होता, प्रैक्टिकली भी नहीं होता। बहुत कम हो जाता है। मतलब हाँ 99.999% हो गया तो खत्म बात। वो न्यूक्लियर रिएक्शन में नहीं होता ना, बट इससे ही तो हम लोग कार्बन डेटिंग यूज करते हैं। बता दो, बाद में क्वेश्चन कराता हूँ, फिजिक्स का रहता है बट कराता हूँ। तुम लोगों को फिजिक्स में जब कार्बन डेटिंग पढ़ाएंगे ना, तो ये काम आएगा। न्यूक्लियर क्या कार्बन डेटिंग पता है ना? बता क्या होता है? ओके, चलो। सो
लाइफ टाइम ढूंढो इसकी जल्दी। लाइफ टाइम पे 80 कितना 0, खत्म हो जाते सब कुछ, समझ रहे हो। अब ये 80 अगर 0 होगा तो ln ऑफ a नॉट बाई 0 इन्फिनिटी बोलेंगे हम लोग, एक्चुअली मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड बट यहाँ पे 0 इनफिनिट लेते हैं हम लोग, ठीक है। ln ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो t टाउ इज इक्वल टू इन्फिनिटी अपॉन k विच इज इन्फिनिटी। तो वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते चलो। तो देखो k इज इक्वल टू 1 बाई t ln ऑफ a नॉट बाय 80, ठीक है। लाइफ टाइम कंप्लीट होने के बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा रिएक्टेंट का 0, तो नाउ विल गेट k इज इक्वल टू 1 बाई t ln ऑफ a नॉट बाई 0। समझ में आ रहा है। इसे हम लोग इन्फिनिटी लेते हैं ना, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड करते हैं बट स्टिल रेहान। तो 1 बाई t, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 बाय टाउ, यहाँ पे लिखना भूल गया। तो दिस इज, क्या कर रहा हूँ, 1 बाई टाउ ln ऑफ, ठीक है। तो अब टाउ इज इक्वल टू 1 बाई k ln ऑफ इन्फिनिटी, ln ऑफ इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो 1 इन्फिनिटी अपॉन k इज इन्फिनिटी। बहुत फालतू नंबर है साला, कभी सही नहीं होगा ना, जिंदगी एकदम सिंपल कर देता ना। ओके चलो ठीक है, बट ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मुझे बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, ट्रू और फॉल्स। ट्रू। एंड अगर तुम लोगों को याद होगा इस ग्राफ में ही मैंने बताया था नेवर टचेस 0 टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी ना, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कभी खत्म ही नहीं होता ना बे, तो हर एक जगह से ये पूरा कोरिलेटिव बन रहता है, ठीक है, समझे तो। चलो आगे, क्या कौन है भाई ऐड होते जाएंगे यस करेक्ट। अब यहाँ पे हेडिंग डालना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, क्या था ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, in equal time intervals, equal fraction or percentage, equal fraction or percentage of reactant is reacted, equal fraction or percentage of reactant is reacted, ठीक है। इसका मीनिंग समझो, 100 मोलार से रिएक्शन स्टार्ट हुई, 10 मिनट में 10% कम हो रहा है, 100 का 10% मतलब 10, कितना बचेगा ये समझे। फिर उसके बाद वापस, करेक्ट बोल रहे हो, 10 मिनट्स के बाद वापस कितना परसेंट कंप्लीट होगा, 10% ही कंप्लीट होगा, 90 का 9 तो 81, वापस 10 मिनट अगर जाएंगे तो वापस 10% ही कंप्लीट होगा, तो 81 का 8.1, 81 माइनस 10, ये समझ रहे हो क्या, ये ऐसे परसेंटेज वाइज ही कंप्लीट होते जाएगा बे। तो लेट्स अज्यूम एक पॉइंट पे जाके बहुत आगे बढ़ने के बाद ये बन गया 0.1, तो उसके अगले 10 मिनट के बाद ये वापस सिर्फ 10% ही जाएगा ना, तो 0.01 कंज्यूम होगा, तो कितना बचेगा 0.09, ये साला कंप्लीट ही नहीं होगा, 0.0001, हाँ समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। Hence it tends towards infinity, क्योंकि हमेशा वो 10% कम होते जाएगा, तो वो 0 नहीं होने वाले। खिलाया कुछ
क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2। ओके, मुझे शौक चढ़ेगा ये सब लिखा के दिन से। कब तक, कितना टाइम, जल्दी लिखो। ये तो आंसर ही नहीं आ रहा है कुछ। नेक्स्ट। मतलब बताओ। चेंज इन concentration of first order reaction follows geometrical progression. Change in concentration for first order reaction follows geometrical progression. ठीक है, जीपी। ठीक है, यहाँ पे तो देखो भाई, ये मतलब किसी के मल्टीपल्स में चेंज होते जाता है ना। ठीक है, कॉमन डिफरेंस नहीं रहता यहाँ पे। तो समझो, अगर T1 T था, T2 जो है वो 2T है, T3 is 3T एंड T4 is 4T। मतलब धीरे धीरे TT का डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, पहले T हुआ टाइम स्पेंड, फिर T प्लस T 2T, देन 2T प्लस T 3। समझ में आ रहा है कुछ? अब इन सब में तुम लोगों को AT ढूंढना है। AT की एक्सप्रेशन याद है, A0 इंटू ई रेस टू माइनस KT। याद है वो एक्सप्रेशन? यहाँ पे ऊपर से तो मैं लिख देता हूँ। तो AT इज इक्वल टू A0 इंटू ई रेस टू माइनस KT। समझे कुछ? तो वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो यू विल गेट AT इज इक्वल टू A0 इंटू ई रेस टू माइनस KT। दूसरे वाले में क्या मिलेगा? AT इज इक्वल टू 2KT। यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट, बाद में माइनस 4KT। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कुछ ऐसे इक्वल पार्टीशंस में वो कम होते जा रहे हैं क्या? नहीं, वो इक्वल मल्टीपल्स में थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन फॉलो करने वाला है। अगेन ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू कुछ काम का नहीं है, मैथ्स आ गया ना इसके बीच में। ठीक है, तो इसलिए चलो लिख दो पॉइंट नंबर 3 व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिख दो। चलो ठीक है, लिखो एक और है। ये देखो, ये चैप्टर बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें तुम लोगों को मैथ्स ज्यादा लगेगा सिर्फ, बट इसके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो एक्चुअली इजी आते हैं। ठीक है, मतलब पढ़ाते वक्त इसमें तुम लोगों को बहुत लगेगा कि अरे कितना मैथ्स है या फिर क्या है, कितनी फॉर्मूलाज है। गिन चुन के इसमें 4-5, मैक्स टू मैक्स 7-8, उससे ज्यादा रहेगा तो 10 के ऊपर फॉर्मूलाज नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ, तो सारे, हाँ क्योंकि ये कुछ डिपेंडेंट है ना एक दूसरे के ऊपर। तो अभी वाले तुम लोग सारे टॉपिक्स जो है अच्छे से कर सकते हो। इनके क्वेश्चंस भी आते हैं और इजी आते हैं। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज ये चैप्टर स्टार्टिंग से भी स्किप मत करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, हाँ ना यार पता है। चलो नहीं मिला होगा तो ले लेना। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, T half is directly proportional to initial concentration. T half is directly proportional to initial concentration. ठीक है, जो ऊपर लिख के दिया था इज सॉरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मैं जीरो ऑर्डर दिमाग में लेके सोचता। T half is independent of initial concentration. T half is independent of initial concentration। मतलब अगर 100 मोल आ रहे, ये अगर 20 मिनट में
50 मोलार हो रहे हैं, तो 50 मोलार को वापस 25 मोलार में लेके जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करने वाला है। समझ में आ रहा है? तो हमेशा 50% कम करने के लिए हम लोगों को 20 मिनट ही लगेंगे। तो इसको बाद में वापस 12.5 मोलार करने के लिए 20 मिनट्स, वापस इसको 6.25 करने के लिए 20 मिनट। समझ रहे हो कुछ? अब देखो, समझो, इधर से इधर जाते वक्त दिस वॉज टी हाफ, जो कि 50% डिकम्पोजिशन था ना बे, ये समझ में आ रहा है? 50% कम हुआ, ये देख लो। आप बाद में वापस में एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ये बाउंसर जाने के चांसेस है, मतलब अगर ध्यान नहीं दोगे तो। 100 से 25 मतलब कितना परसेंट डिकम्पोजिशन दिया? 75%, बराबर। 75 डिकम्पोजिशन के लिए कितने टी हाफ? 2 टी हाफ। समझ रहे हो क्या बे? तो मुझे बताओ, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ क्या? टी 3/4 ना, समझे क्या? 3/4 कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए टाइम लगेगा। एग्जाम में गलती से अगर आ गया, वैसे 1/4 के लिए कितना है? 25% कम करने के लिए टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे इधर से इधर जाते वक्त कितना परसेंटेज कम किया? कितना परसेंटेज कम किया? 87.5% कम किया। तो इसके लिए कितने टी हाफ लगे? 3 टी हाफ लगे। समझ रहे हो? इधर से इधर जाते वक्त 4 टी हाफ, बराबर कितना? 90, 94 की 93? ओके, कितना? 4 टी हाफ। समझ रहे हो? इसको और अगर आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे, लेके जा, तो यहाँ पे 3.125, उसके आगे 1.5625, ठीक है, उसके बाद 0.7 समथिंग, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे वापस 20 मिनट्स, ठीक है। तो 5 टी हाफ, 6 टी हाफ, कंटिन्यूड। समझ में आ रहा है? ओके, अब तो देखो, 1 टी हाफ में 50% डिकम्पोजिशन, ठीक है। 2 टी हाफ में कितना? 75% डिकम्पोजिशन ना, 75% डिकम्पोजिशन। 3 टी हाफ में 87.5% डिकम्पोजिशन, बराबर। तो एक सेकेंड, 3.33 टी हाफ में ये तुम लोगों को काम आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये जो भी लिखा के दे रहा हूँ 90% डिकम्पोजिशन होता है, क्योंकि 4th टी हाफ पे कितना परसेंट डिकम्पोजिशन हुआ? 93। नहीं, अभी क्या, अच्छा वो बहुत लिख के हो गया है। तो नहीं, बहुत टाइम है अपने पास। 4 टी हाफ में 93.75%, बराबर। 5 टी हाफ में कितना बचेगा बताओ? मतलब कितना परसेंट डिकम्पोजिशन हुआ? 3 पॉइंट माइनस करो ना बे, मतलब 96.875%, ठीक है। 6th टी हाफ पे 98. पक्का ना? गलत होगा फिर भी क्या फर्क पड़ता है। एंड 9.99 थी हाफ पे, मतलब 10th, ये सबसे मतलब 10 टी हाफ, ठीक है। चलो लिख दो। हाँ, एक बीच वाला रह गया, चलो वो तुम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते। बहुत पहले ना रुड़की के एग्जाम में, साल मुझे याद नहीं है, रुड़की IIT रुड़की, उनके अलग से एग्जाम को कंडक्ट करते थे। रिटन पेपर जब रहता था, रिटन पेपर वो 80s 90s के जमाने में रहते थे, उस जमाने में।
हाँ ना, मतलब 50 साल का हो गया अभी, 20 साल ही मतलब, बस अच्छी। तो ये ये मैंने सुना हराम को, मैंने इग्नोर किया, ठीक है, जिस किसी ने बोला। तो यहाँ पे ये 10 मार्क के लिए आया था, रिटर्न पेपर रहता था ना, तो प्रूव करने के लिए कि ये प्रूव करके दिखाओ। नहीं, ये वाला पार्ट प्रूव करना था कि टू फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% रिएक्शन 10 टी हाफ्स आर रिक्वायर्ड, प्रूव क्या है? अभी तो ना रिटर्न पेपर है, कुछ नहीं। ये तुम लोगों को सिर्फ k इज इक्वल टू 1/t ln ऑफ a नॉट बाई टी है ना, वहां पे a नॉट की वैल्यू 100%, at की वैल्यू 0.01%, वो पुट करके तुम लोगों को 100 आंसर आएगा, ln ऑफ 100, एंड ln ऑफ 100 की वैल्यू तुम लोगों को 69.3 आएगी, एंड 1/2 इज 0.693 अपॉन k, तो उधर से 10 6.93 आएगी। तो ऐसे सिंपल लॉजिक है, इतना कुछ नहीं, डिवाइड करना है सिर्फ 10 मार्क्स। वो भी वेरिएबल रहता था ना हर साल, इतना और किसने रिसर्च किया क्या? अच्छा अच्छा, कोडी चलेगा, तो तुझे कितना फिक्स करने बता, 32 चल बस, 60 चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन। क्या क्या कौन? 75 में हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, मतलब 100 तक जीऊंगा ना। मुझे पता है मैं 50 में ही तो पक जाऊंगा, डर मत हो। हाँ, अगले साल तक गुड़ो ले भाई, हो गया। आगे आगे बढ़े, इसके क्वेश्चन थोड़ी देर के बाद करेंगे। पहले ना सुनो भाई, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, मेजरली गौरी दिया यहाँ पे, तो मेजरली तुम लोगों को जीरो ऑर्डर, अब सब जन यहाँ पे देखेंगे ध्यान, मेजरली तुम लोगों को जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन आने वाले हैं। नीट में तो इनके ऊपर ही ज्यादा करके आते हैं, गलती से कभी कभार वो सेकंड ऑर्डर तक जाते हैं। जेई मेंस और एडवांस में वो किसी भी ऑर्डर पे पहुंच सकते हैं, थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर, नाम के लिए सिर्फ रिएक्शन फोर्थ ऑर्डर की कोई रहती नहीं है, थर्ड ऑर्डर तक रह सकती है। अब समझो यहाँ पे क्या होता है, तो देयर इज अ रिएक्शन ए गिविंग अस पी, सब जन यहाँ पे लिखेंगे अभी जल्दी जल्दी। तो ए गिविंग अस पी, आंसर देना स्टार्ट करो। व्हाट इज द डिफरेंशियल रेट लॉ? ओके, माइनस डी ए बाई डी टी। What is the rate law? Rate is directly proportional to concentration of A raised to n, nth ऑर्डर बोला है ना, A raised to x भी A raised to n हो जाएगा, ऑर्डर इज nth ऑर्डर, समझ में आ रहा है? अब प्रोपोर्शनलिटी निकाल दो, तो रेट इज इक्वल टू k A raised to n, समझ में आ रहा है कुछ? ओके, अब इसके ग्राफ तो एकदम महाभयंकर आ सकते हैं, मतलब वो डिपेंड कर रहा है कि n की वैल्यू कहाँ पे जा रही है, समझ में आ रहा है? बट तुम लोगों को अगर पता होगा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेट, ठीक है, लेट्स अज्यूम कि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है ना, तो सेकंड ऑर्डर के लिए कॉन्सेंट्रेशन 1 होगा, रेट 1, ऐसे अज्यूम कर रहे हैं सिर्फ, 2 होगा तो रेट 4, अब एक सेकंड ऑर्डर है ना, ए स्क्वायर, 3 होगा तो 9, 4 होगा तो, मतलब ये ऐसे बढ़ते जाते, पैराबोला, हाफ पैराबोला, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? थर्ड ऑर्डर होगा तो ये और स्टीपली बढ़ते जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑर्डर में कैसे होगा, 1 के लिए 1,
2 के लिए 8, 9 के लिए 27, 4 के लिए 64। समझ में आ रहा है? तो जितनी ऑर्डर होगी उतना स्टीपनेस बढ़ाते जाएंगे। समझे कुछ? ठीक है, तो ये ऐसे कुछ ग्राफ यहाँ पे आने वाले हैं। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के ग्राफ आ रहे हैं क्या? फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ कैसे था? नहीं, हाँ स्ट्रेट लाइन था। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4। समझ रहे हो? जीरो ऑर्डर के लिए कैसा था ये ग्राफ? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं था। अबे समझ में आ रहा है? ये ग्राफ के क्वेश्चन जेई में आते हैं। नेक्स्ट, चलो, तो ये दोनों रेट सेम है क्या बे? तो सेम है, तो कह रहा है से माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए रेस टू एन, नीचे डी टी उधर, तो यू विल गेट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, डायरेक्ट इंटीग्रेट करूंगा चलेगा, माइनस डी ए बाई ए रेस टू एन लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम ए नॉट टू ए टी इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ टी 0 टू, ये हम सबको समझ में, थर्ड टाइम आज के दिन में डेरिवेशन हो रही है, इसलिए मुझे ये आज ही कंप्लीट कराना है, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बोलो dt, सॉरी, हाँ ठीक है। अब इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ, देखो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू एन dx, क्या लिखते हैं? ये एक्स रेस टू एन ऊपर जाके बनता है एक्स रेस टू माइनस एन, तो अपने को मिलता है एक्स रेस टू माइनस एन, चलो एक्स, रुको रुको, मुझे जिस टर्म में लाना है उस टर्म में लाने के लिए मुझे सीखना, रुको जरा। तो चलो ठीक है, माइनस एन प्लस 1 अपॉन माइनस एन प्लस 1 बराबर, इसको भी अगर मैं नीचे लेके आने की कोशिश करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 अपॉन 1 माइनस एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। ये समझेगा? देखो, मुझे जिस टर्म में डेरिवेशन डिराइव करनी है वैसे के लिए ये चलेगा, पक्का? ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग अभी लिखने वाले, तो देखो कैसे होगा। इंटीग्रेशन, माइनस साइन बाहर ही है ना, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, समझो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 1 अपॉन, इंटीग्रेशन क्या लिख रहा हूं, माइनस इंटीग्रेट करने के बाद ये क्या बनने वाला है? 1 अपॉन ए रेस टू एन माइनस 1, वो समझ में आ रहा है सबको, इनटू एन माइनस 1 माइनस एन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू 1 अपॉन ए रेस टू एन माइनस 1, समझे कुछ? लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम ए नॉट टू ए टी विच इज इक्वल टू के टी लिमिट एक्सटेंडिंग फ्रॉम 0 टू टी, समझे? लिमिट अप्लाई करें, ओके। तो ये माइनस साइन अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ये बाहर वाला माइनस साइन, ठीक है, तो ये माइनस 1 प्लस एन, तो वापस एन माइनस 1 होगा। देख, सब कुछ मैं एन माइनस 1 के टर्म्स में लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं, तो इक्वेशन याद रखने के लिए इजी जाएगा, समझ रहे हो? तो ये माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 बन गया माइनस 1, माइनस एन बन गया प्लस एन, ठीक है। तो नाउ आई विल गेट एन माइनस 1 इनटू, लिमिट अप्लाई करो, 1 अपॉन 80, देखो ना 80 रेस टू एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट रेस टू, समझे कुछ? which is equal to kt. So what is the final expression for k? k क्या बनेगा? 1 upon n minus 1 t, t आएगा ना नीचे, into 1 upon 80 raised to n minus 1 minus 1 upon, ये समझे जनरल एक्सप्रेशन nth ऑर्डर के लिए, ओके। अब मुझे बताओ, ये एक रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कौन से ऑर्डर वाली? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर में अप्लाई नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे मुझे बताओ 1 माइनस 1 मतलब एन के लिए अगर 0 हो जाएगा, 0 इज इनडिफाइनाइट ना, 1 अपॉन 0, समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई नहीं होता। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू 1 dx, जिसका फॉर्मूला होता है ln ऑफ x, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये हम लोगों ने जो फॉर्मूला यूज किया, ये फॉर्मूला रेज टू 1 के लिए अप्लाई नहीं करते हम लोग ना, अरे थोड़ा सा मैं समझे। तो दिस इक्वेशन यहाँ पे इसको एंडिंग में लिखना, नॉट एप्लीकेबल फॉर विच ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर। 0 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 10th ऑर्डर सबके लिए, ठीक है।
नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन फिर फर्दर एडवांस में आ सकते हैं, मेंस लेवल पे इसका कुछ काम नहीं है। सॉरी, ये देख, ये माइनस से मैं अंदर ले गया तो +1 विल बिकम -1 एंड -n विल बिकम +n, तो n-1 इनटू, अब a⁻n-1 को लिमिट अप्लाई करेंगे तो 80 पहले आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/80 माइनस 1/a0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, विच इज इक्वल टू के t⁻1 मतलब t-0, समझे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आखिर में वो t को नीचे डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम लोगों को हर एक में k निकालना है ना, फर्स्ट 0 से हम लोग k की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 0 ऑर्डर में वो a0 - 80 अपॉन k, सॉरी अपॉन t, फर्स्ट ऑर्डर में k इज इक्वल टू 1/t ln of a0 अपॉन 80, एंड ये nth ऑर्डर। कहां पे नहीं समझा क्वेश्चन? डिराइव हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर। अब कर लोगे ना खुद से? चलो खुद से करो, nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ। हाफ लाइफ में क्या करना है गौरी? गौरी, हाफ लाइफ में क्या करना है? हाँ तो करना क्या है, क्या करेगी? शुरू करो जल्दी से। ओके, हाफ लाइफ में 80 की वैल्यू कितनी लोगे? a0/t, वो लिख के फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो। चलो जल्दी, गौरी सीधा बैठ। आराम सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, लिख के हो गया? देखो अभी से भी करोगे, हाँ मतलब एटलीस्ट 12th का तो सिलेबस हो जाएगा ना अच्छे से कवर, एक तो कुछ डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, थोड़ा तो पढ़ना स्टार्ट कर लो। नहीं, इस साल हम लोगों को रिजल्ट की टेंशन आ रही है भाई, तुम लोगों की शक्लें देख के हम लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं है कि इस साल जितने फोटो लगे उसने अगले साल लगेंगे, इसलिए बोलना पड़ रहा है बार बार। भाई लिवर में अटैक। उठा ले भगवान। चलो हो गया। बट पढ़ लो बे, अभी भी मतलब है ना टाइम, 1 साल का टाइम तो है। अबे सेकंड अटेम्प्ट देगा ना क्या? इसके ऊपर कौन ध्यान देता इतना? जिसमें ज्यादा परसेंटाइल आएगा वो। सॉरी, मतलब सेकंड अटेम्प्ट में ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसके ज्यादा रहेंगे उसकी रैंक ऊपर। कुछ नहीं, नॉर्मलाइज किया जाता है, जिसमें ज्यादा तेरी रैंक आएगी उसको काउंट करेंगे। ऐसा नहीं, नॉट डिपेंडेंट। चलो यहाँ पे हाफ लाइफ के लिए देखो, अब हाफ लाइफ जब निकालना होगा, बातें करना बंद करो, यहाँ पे देखो, तो k इज इक्वल टू 1/n-1। अब t को क्या लिखेंगे? t हाफ इंटू 1/,
तो -1 अपॉन a0 रेज टू n माइनस वन, ठीक है। अब देखना, ये a0 अपॉन 2 जो है उसको n माइनस वन की पावर अप्लाई कर देंगे, तो a0 रेज टू n माइनस वन अपॉन 2 रेज टू n माइनस वन, नीचे डिवीजन का डिवीजन वाला 2 रेज टू n माइनस वन ऊपर चला जाएगा, नीचे a0 रेज टू n माइनस वन -1 अपॉन a0 रेज टू, मतलब बेसिस कॉमन है ना बे, तो मर्ज कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो k इज इक्वल टू, सॉरी k नहीं ढूंढना है ना, t हाफ ढूंढना है, तो t हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस वन k इनटू, ये समझे मैंने क्या बोला, 2 रेज टू n माइनस वन ऊपर चला गया, तो 2 रेज टू n माइनस वन अपॉन नीचे कॉमन डिनोमिनेटर है n माइनस a रेज टू n माइनस, ये समझे क्या, देखो दिस इज द जनरलाइज्ड टर्म, ठीक है। By using these two expressions actually, ठीक है, derive expression for second and third order reaction, ठीक है। नहीं अभी derive expression for k and t half for second and third order reaction, ठीक है। तो करो, n की वैल्यू एक में 2 पुट करनी है, दूसरे में 3, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 माइनस वन 1, a रेस टू 2 माइनस वन, तो a रेस टू 1, एंड क्या ही चेंज होने वाला है, पहले वाले में तुम लोगों को 1 अपॉन 80 माइनस 1 अपॉन a नॉट मिलेगा, दूसरे वाले में 1 अपॉन a नॉट 80 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a नॉट स्क्वायर, उतना ही मिलेगा ना थर्ड के लिए, अरे 3 माइनस 1 करोगे तो स्क्वायर होगा, यहाँ पे 3 माइनस 2 2t मिलेगा, तो 1 अपॉन 2t इज इक्वल टू 1 अपॉन 80 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a नॉट का स्क्वायर, इतना ही होने वाला है, करोगे उससे लिख पाओगे। इधर की तरफ थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकते, गलती से अगर गया तो। सेकंड के लिए, हाँ 1 बाई के, हाँ 2 माइनस 1 बाई के इंटू, करेक्ट बोला, इंटू 1 बाई ए नॉट बराबर, क्योंकि देखो भाई 2 रेस टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, 2 रेस टू 1 2, 2 माइनस 1 1, तो 1 अपॉन ए नॉट, समझे। थर्ड ऑर्डर के लिए कैसे होगा, 1 अपॉन 2 के इंटू 2 रेस टू, हाँ तो 2 रेस टू 2 विच इज 4, 4 माइनस 1 3, समझा, अपॉन, समझ रहे हो, ओके। इसके ग्राफ्स भी अपने को बनाना है, ठीक है। तुम लोगों का आज लेक्चर सच में बताओ किधर तक, कितने बजे तक सच्ची, तो नहीं रुको रुको रुको, एक लाख सिर्फ 2 ग्राफ बना के चले जाओ, चलो बोलो, नहीं देखो 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन रेस टू n माइनस वन वर्सेस t, ये ग्राफ आता है, या फिर 1 अपॉन 80 रेस टू n माइनस वन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन इज 80 ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये वाला ग्राफ, समझ रहे हो। इस वाले ग्राफ को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं y इज इक्वल टू mx के टर्म्स में, तो देखो पहले इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो चलेगा, तो व्हाट यू विल गेट n माइनस वन kt चलेगा, इनटू सॉरी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 80 रेस टू माइनस 1 अपॉन, करते हैं ना, समझे। अब ये y है ना अपना, 1 अपॉन 80 रेस टू n माइनस वन इज y, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 80 रेस टू n माइनस वन विच इज इक्वल टू, ये इस तरफ लेके प्लस हो जाएगा, तो
n-1 kt प्लस 1/, समझे? चलो y इज इक्वल टू mx पे मुझे बताओ y कौन है अपना? 1/80 n-1 इज y, ये क्या है अपना x, तो ये पूरा क्या हो जाएगा m, और ये बाकी क्या बचेगा? पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप, पासिंग थ्रू ओरिजिन और नॉट, नॉट। तो ये y एक्सिस पे किधर तो इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज व्हाट? वेरी नाइस, 1/a0 रेज टू n-1, और ये ऐसे पॉजिटिव स्लोप के साथ ऊपर जाएगा, समझे कुछ? इसके क्वेश्चन बहुत सही आता है, क्यों बताता हूँ, देखो तुम लोगों को एग्जाम में ना ऐसा ग्राफ दे देंगे, सुनो बे, 1/80 का स्क्वायर वर्सेस t, ऐसे है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? वेरी नाइस, 3। देखो बे ग्राफ ऐसा वाला जो है ना n-1 का रहता है, तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट n-1 इज इक्वल टू n-1 था ना यहाँ पे रेस टू में, n-1 इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू, समझे कुछ? अगर 1/80 का क्यूब रहता तो 4, 1/80 रहता तो 2, एक प्लस करते जाने का सिर्फ, ये जेई लेवल पे पूछा जा सकता है, जेई मेंस है एडवांस में, इसलिए ये पढ़ाया था कि मेंस पे ये काम आ सकता है, इसलिए पूरी डेरिवेशन कराई, एडवांस की भी डेरिवेशन है, ठीक है? बोलो। नहीं, क्वेश्चंस ग्राफ बना के सॉल्व नहीं होते, बट ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।